रात के ठीक 12 बज रहे थे। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। पीली स्ट्रीट लाइटें हवा में डोलते तारों के साथ किसी अंधेरे सुरंग की तरह लग रही थीं। इन्हीं सुनसान रास्तों पर एक पुरानी जीप तेजी से आगे बढ़ रही थी, जिसकी हेडलाइट्स केवल धूल और धुंध को चीर पा रही थी। जीप में 4 लोग थे। कर्ण, एक युवक जो लोक कथाओं पर किताब लिख रहा था, सिया, उसकी दोस्त जो मजाक में भी डर जाती थी, राहुल जो भूतों की कहानियों का कट्टर भरोसा रखने वाला लड़का है, और विवेक जो सबको शांत रखने का काम करता था। जीप शहर की आखिरी सीमा पार कर चुकी थी। अब आगे केवल भैरवपुर जाने वाला सुनसान रास्ता था। पेड़ों की कतारें, गहरी अंधेरी झाड़ियां और हवा की तेज सरसराहट जो किसी अदृश्य चीज के चलने जैसी लग रही थी। थोड़ी देर बाद सिया ने चुप्पी तोड़ी। करण, क्या भैरवपुर के छलावे की कहानी सच है? अरे ये सब अफवाहें हैं। किसी ने डराने के लिए बातें फैलाई होंगी और इन्हीं अफवाहों का सच जानने ही तो जा रहे हैं हम। लेकिन राहुल चुप नहीं रह सका। उसका चेहरा पहले से ही तनाव में था। नहीं भाई, ये मजाक नहीं है। मैंने सच में सुना है कि भैरवपुर में छलावा रहता है। एक बार किसी को पकड़ ले तो छोड़ता नहीं। उसी से तो गांव वाले रात में बाहर नहीं निकलते हैं। विवेक माहौल हल्का करने की कोशिश में। अरे सुना तो मैंने भी है, लेकिन आज देख ही लेते हैं कि क्या सच है क्या नहीं। कई बार डर सिर्फ दिमाग की चाल होता है। जीप तेजी से आगे बढ़ती रही थी। रास्ता अब और घना और डरावना हो चला था। दोनों तरफ के पेड़ ऐसे झुक रहे थे जैसे किसी अनजान रहस्य को छुपाए बैठे हों। हवा की आवाज अब लंबी लंबी सीटी जैसी लगने लगी थी। कुछ मिनट बाद अचानक जीप की रफ्तार धीमी हुई। लगता है आ गया है भैरवपुर। जीप एक पुराने आधे टूटे हुए भैरवपुर के प्रवेश द्वार के सामने आकर रुक चुकी थी। द्वार काले पत्थरों से बना था जिन पर सफेद चूना उतर चुका था। ऊपर टूटी हुई लालटेन हवा में हिल रही थी, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे धक्का दे रहा हो। द्वार की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, भैरवपुर में रात में प्रवेश वर्जित, छलावे से सावधान। चारों कुछ देर चुप खड़े रहे। सिर्फ हवा की आवाज कानों में घुस रही थी। करण ने गहरी सांस ली। उसने बाकी तीनों की तरफ देखा। चलो अब पीछे हटने का सवाल नहीं। जैसे ही उनके पैर जमीन पर पड़े, अचानक कहीं दूर से बहुत हल्की, बहुत धीमी कराह जैसी आवाज सुनाई दी। सिया ने डरकर करण का हाथ पकड़ लिया। तुमने सुना? ये क्या था? मैंने कहा था ना यहाँ कुछ है। करण चुप था। उसने सिर्फ प्रवेश द्वार के पार पड़े काले अंधेरे रास्ते को देखा, और पहली बार उसे भी महसूस हुआ कि शायद आज रात कुछ ऐसा होने वाला है जिसे ये चारों कभी भूल नहीं पाएंगे। भैरवपुर के टूटे हुए प्रवेश द्वार के सामने खड़े चारों दोस्तों के चेहरे पर अब डर की हल्की परत साफ दिखाई दे रही थी। करण आगे बढ़ा। उसके पीछे तीनों धीरे धीरे चल पड़े। रास्ता काली मिट्टी का था। दोनों तरफ ऊंची ऊंची झाड़ियां इतनी घनी कि हवा भी अंदर नहीं जा पा रही थी। कदमों के नीचे सूखे पत्ते चरमराते और आवाज इस गहरे सन्नाटे में बहुत ज्यादा तेज सुनाई देती। उनकी टॉर्च की रोशनी लंबी लंबी परछाइयां बना रही थी जो हर कदम पर रूप बदल रही थी। कुछ दूर चलने के बाद गांव के घर दिखे। ये गांव इतना चुप क्यों है? एक भी घर से लाइट नहीं आ रही। विवेक चारों तरफ देखा। पता नहीं, या तो लोग सो चुके हैं या... वो आगे कुछ कहता, उससे पहले झाड़ियों में कुछ तेजी से हिला। तभी राहुल पीछे हट गया। कुछ था वहां, कसम से कुछ था। करण टॉर्च लेकर उस दिशा में रोशनी डालता है। थोड़ी देर तक कुछ नहीं दिखता। फिर अचानक एक काली बिल्ली झाड़ियों से निकलकर रास्ता काटती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। सिया राहत की सांस ली। ओह, सिर्फ बिल्ली थी। मेरी तो जान निकल गई थी। नहीं, बिल्ली से पहले भी कुछ था। उस झाड़ी में 2 लाल सी चमकती आंखें दिखी मुझे। ये सुनकर सब रुक जाते हैं। हवा जैसे एक पल के लिए थम जाती है। कर्ण माहौल संभालता है। देखो, डर दिमाग पैदा करता है। अभी तक सब नॉर्मल है। हम गांव के अंदर जा रहे हैं, बस। वे फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद वो एक चौराहे तक पहुंचते हैं। बीच में टूटी फूटी चबूतरा जैसी जगह है जिसके ऊपर एक पुरानी घंटी लटकी है। घंटी ऐसी लग रही थी जैसे सालों से किसी ने छुआ तक ना हो। तभी अचानक घंटी अपने आप बज उठती है। चारों एक झटके में उछलकर पीछे हटते हैं। ये किसने बजाई? विवेक चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था।
मैं कब से बोल रहा हूं, कोई हमारे साथ चल रहा है जो अदृश्य है। तभी करण ने देखा चबूतरे के पीछे की दीवार पर किसी ने लाल मिट्टी से कुछ लिखा हुआ था। वो आगे बढ़ा और टॉर्च की रोशनी डाली। लिखा था, छलावा सच है, रात को मत रुको। करण के चेहरे का रंग उड़ गया। करण, अब बताओ, ये भी अफवाह है? ये भी किसी ने मजाक में लिखा है? करण कुछ नहीं बोला। उसके अंदर भी अजीब डर उठ रहा था जिसे वो छुपा रहा था। चारों ने फैसला किया कि गांव के और आगे चलकर देखें। जैसे ही वे चौराहे से आगे बढ़ते हैं, राहुल अचानक रुकता है। उसकी नजर एक घर की खिड़की की ओर जाती है। वो देखो, उस खिड़की में कोई खड़ा है। बाकियों ने तुरंत मुड़कर देखा और खिड़की के अंदर बहुत ही हल्की, बिल्कुल स्थिर एक लाल साड़ी पहनी हुई एक औरत, सर पल्लू से ढका हुआ, ना हिली ना मुड़ी, बस खड़ी रही। करण टॉर्च उठाकर रोशनी डालता है। रोशनी खिड़की पर पड़ती है, लेकिन परछाई गायब। उसी सेकंड घर का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। सिया लगभग रो पड़ती। करण, वापस चलो, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, प्लीज। सभी भयानक डर चुके हैं। उनके दिल की धड़कन तेज हो चुकी है, लेकिन करण के जिद्दी मन में एक ही बात घूम रही है। अगर सच में छलावा है तो उसे रिकॉर्ड करना, उसकी सच्चाई समझना, यही मौका है। सिर्फ 5 मिनट, बस उतना, फिर हम लौट जाएंगे। सब न चाहते हुए भी तैयार हो जाते हैं और जैसे ही वे वापस मुड़कर आगे बढ़ने लगते हैं, कुछ दूर से आती है एक बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी रोने की आवाज। आवाज बिल्कुल इंसानी थी, पर उसमें कुछ ऐसा था जो इंसान ही नहीं था। चारों डरकर वहीं जम जाते हैं। राहुल, ये वही आवाज है, भैरवपुर वाली छलावे की रोने की आवाज जो हमने पीछे सुनी थी। सबकी सांसें रुक चुकी थीं। आवाज पास आ रही थी, हर सेकंड तेज हो रही थी। करण की टॉर्च कांप रही थी। उसने धीरे से बोला, डरो मत, पहले देखेंगे कौन रो रहा है। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले पेड़ों के पीछे काली झाड़ियों के अंदर कोई धीरे धीरे खड़े होने लगता है। एक लंबी टूटी फूटी झुकी हुई, लाल साड़ी पहनी हुई, मुंह पल्लू से ढका हुआ बाल चेहरे पर फैले हुए, और उसके गले से वहीं रोने की आवाज निकल रही थी। आहिस्ते आहिस्ते वो इनके पास आ रही थी। चारों की आंखें डर से फैल जाती हैं। सिया चीखती, करण, वो इंसान नहीं है। अब चारों की सांसें अटकी हुई। करण ने कांपते हाथ से टॉर्च से उस दिशा में रोशनी डाली। जैसे ही रोशनी छलावा पर पड़ी, वो झटके से रुक गई। लेकिन उसका रोना और भी तेज हो गया, मानो उसे रोशनी से तकलीफ हो रही हो। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। करण बोल नहीं पाया। पहली बार उसकी खुद की आवाज अटक गई। तभी राहुल ने सबसे डरावनी बात कही, देखो, इसके पैर सीधे नहीं हैं और हवा में भी हैं। सबकी रूह तक कांप गई। छलावा के पैर हवा में थे, उंगलियों की जगह सिर्फ काले साए, कोई ठोस आकार नहीं, जैसे उसकी पूरी मौजूदगी ठंडी धुंध से बनी हो। करण, अब चले अभी इसी वक्त। लेकिन उसी समय वो छलावा हिली, पहले धीरे, फिर थोड़ा और फिर सीधा चारों की ओर तेजी से आ रही थी। तभी करण चीखते हुए बोला, भागो अभी, भागो। चारों दौड़ पड़े। जंगल का रास्ता अंधेरा, टेढ़ा मेढ़ा और बेहद खतरनाक था। कांटों से भरी झाड़ियां उनके कपड़ों को फाड़ रही थी। कहीं कहीं मिट्टी इतनी नरम थी कि पांव ढंस जाते थे। पीछे से वहीं रोने की आवाज अब बहुत पास आ रही थी, बहुत पास, जैसे छलावा उड़ते हुए उनका पीछा कर रही हो। चारों किसी तरह प्रवेश द्वार की ओर भागने की कोशिश कर रहे थे, पर अजीब सी बात थी, रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। लगता था जैसे गांव उन्हें वापस जाने ही नहीं दे रहा। अचानक एक पेड़ का मोटा तना उनके पीछे जोर से गिरा। रास्ता बंद हो गया। उसके पीछे वही औरत खड़ी थी, अब पहले से ज्यादा सामने, पहले से ज्यादा साफ और पहले से ज्यादा डरावनी। उसका चेहरा अब थोड़ा दिख रहा था, आंखें काली भीतर ढसी हुई, नाक गायब, मुंह फटा हुआ जैसे किसी ने चीरा हो, लेकिन सर के बाल चेहरे पर आए थे। उसने अपना सिर धीरे धीरे ऊपर उठाया और चिल्लाई। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि चारों के कानों से खून आने लगा। दृश्य धुंधला पड़ रहा था। सिया बेहोश होने लगी। राहुल घुटनों पर गिर गया। विवेक ने कान पकड़ ली। करण चक्कर खाकर डगमगाने लगा। कुछ पलों बाद करण सभी को संभालते हुए भागने का रास्ता देखा। भागो अभी, भागो। कुछ दूर भागने के बाद गांव के किनारे उन्हें भैरवपुर का बूढ़ा चौकीदार दिखा। पीला चेहरा, डरा हुआ, हाथ में पुरानी लालटेन। वो कांपती आवाज में बोला, तुम लोग जिंदा कैसे बच गए?
छलावे ने आज तुम्हें कैसे छोड़ दिया? चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मैंने अभी छलावे की चीख सुनी थी। तुम चारों कैसे जिंदा? वो हमारे पीछे थी। हम बस भाग रहे थे। वो इंसान नहीं था, उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वो उड़ रही थी। ये कौन है और हमें मारने क्यों आई थी? बूढ़ा चौकीदार गहरी सांस लेता है। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जैसे वो बात कई सालों से दबाए बैठा हो। जिसे तुम छलावा कहते हो, वो कभी एक लड़की थी। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ गए। लड़की कौन है? बूढ़ा धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। तभी चौकीदार को एक अदृश्य शक्ति झाड़ियों में खींच कर ले जाती है। चारों दोस्त ये देख काफी डर जाते हैं और समझ जाते हैं अब इनका क्या होने वाला है। भागो, जीप की तरफ भागो। चारों दोस्त अपनी जान बचाने के लिए उस दिशा में दौड़े जहां उन्होंने जीप छोड़ी थी। कांटे चुभ रहे थे, सांसें फूल रही थीं, लेकिन रुकने का मतलब था मौत। वे जीप तक पहुंचे। करण ने कांपते हाथों से चाबी लगाई। इंजन घुरघुराया और चालू हो गया। जीप टायरों की चीख के साथ आगे बढ़ी। हेडलाइट्स अंधेरे को काटते हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते पर दौड़ने लगी। हम बच गए, हम निकल रहे हैं। लेकिन तभी धड़म, जीप एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। इंजन बंद हो गया। ऐसा लगा जैसे गाड़ी किसी ने अपने हाथों से रोक लिया हो। अब क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुकी? राहुल खिड़की से बाहर झांकता। टायर में कुछ फंसा है, शायद कोई लकड़ी है। राहुल, बाहर मत निकलना, दरवाजा मत खोलो। लेकिन राहुल की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उसने दरवाजा खोला और नीचे पैर रखा, झुककर टायर की तरफ देखा और लकड़ी निकालने लगा। तभी जीप के ऊपर छलावा खड़ी हो गई। राहुल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे से सिर उठाया। जीप की छत पर वो उसे घूर रही थी। पहले कि राहुल चीख पाता, छलावा झटके से झुकी। सिर्फ 1 सेकंड में राहुल गायब। ना कोई आवाज, ना कोई संघर्ष, सिर्फ सन्नाटा। जीप के अंदर तीनों जम गए। विवेक का सब्र टूट गया। वो बाहर आया, टॉर्च घुमाई। राहुल कहाँ हो भाई? तभी उसके कान के ठीक पास फुसफुसाहट। विवेक झटके से पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं, लेकिन अगले ही पल उसका सिर अपने आप पीछे की तरफ मुड़ा। हड्डियों के टूटने की भयानक आवाज गूंजी। विवेक का शरीर बेजान होकर गिर पड़ा। उसकी खुली आंखें अभी भी जीप की हेडलाइट को घूर रही थीं। सिया अब पागलों की तरह चीख रही थी। करण ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सिया ने डर के मारे दरवाजा खोल दिया और जंगल की तरफ भाग निकली। करण पीछे से चिल्लाकर, सिया रुक, सिया मेरे पास आओ। सिया राहत की सांस लेते हुए रुकी। उसे लगा करण आ गया। सामने एक धुंधली आकृति थी। मैं बहुत डर गई थी। रोते हुए वो आकृति धीरे धीरे रोशनी में आई। कपड़े करण के थे, कद करण का था, लेकिन जब उसने चेहरा ऊपर उठाया, चेहरा सिया का खुद का था, लेकिन फटा हुआ, खून से सना हुआ और मुस्कुराता हुआ। छलावा ने सिया की ही आवाज में दोहराया। मैं भी बहुत डर गई थी। सिया की चीख उसके गले में ही घुट गई। जंगल के उस हिस्से में अंधेरा छा गया। अब सिर्फ करण बचा था, जो जीप के अंदर अकेला बैठा था। चारों तरफ से आवाजें आ रही थीं। कभी राहुल की चीख, कभी विवेक की हंसी, कभी सिया का रोना, और फिर जीप की छत पर किसी के चलने की आवाज। थप थप थप। धीरे धीरे दरवाजे की तरफ। कांच पर नाखूनों की खरोंच लंबी गहरी। जीप हिलने लगी। करण का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा फट जाएगा। उसे अपनी दादी की एक बात याद आई। बुराई तब तक तुम्हें नहीं छू सकती जब तक तुम उसे अपने दिमाग में जगह नहीं देते। छलावा भ्रम है, अगर मान लिया तो मौत, अगर नकार दिया तो जिंदगी। करण ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, कानों पर हाथ रख ली। जीप का कांच खटखटाया गया। थक थक थक। आवाज मीठी, ममता भरी, लेकिन ठंडी। बेटा, दरवाजा खोल, मैं हूँ, तेरी माँ हूँ। करण ने आंखें नहीं खोली। ये सच नहीं है। तुम यहाँ नहीं हो, तुम झूठ हो, तुम नहीं हो। करण कांप रहा था, पसीने से तरबतर। अचानक एक भयानक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। जीप जोर से हिली। छत पर कदम तेज हो गए। कोई उसके बहुत करीब था। चीखें अब चारों तरफ से। राहुल की दर्द भरी पुकार, विवेक की पागल हंसी, सिया का रोना जो अब चीख में बदल गया था। कांच पर नाखूनों की खरोंच और तेज, जैसे कोई अंदर आने को बेताब हो। जीप ऊपर नीचे उछल रही थी, लेकिन करण ने हार नहीं मानी। वो बस एक ही बात दोहराता रहा,
धीरे धीरे चीखें कमजोर पड़ने लगी। हवा शांत हो गई, ठंडक कम हो गई। करण ने तब तक आंखें नहीं खोली जब तक उसे पक्षियों की चहचहाहट नहीं सुनाई दी। सुबह की पहली किरण फूट चुकी थी। करण ने धीरे धीरे आंखें खोली। वो जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठा था। बोनट पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी विशाल पंजे ने फाड़ने की कोशिश की हो। बगल की सीट खाली, पीछे खाली। वो लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। सूरज निकल आया था, लेकिन जंगल अभी भी डरावना लग रहा था। कुछ दूर जमीन पर सिया का ब्रेसलेट मिला। थोड़ा आगे विवेक का टूटा चश्मा और एक पेड़ के तने पर खून से सने 3 पंजे के निशान। राहुल की शर्ट का खून से सना टुकड़ा। लेकिन उसके दोस्त कभी नहीं मिले। ना उनकी लाशें, ना कोई नामो निशान। सिर्फ सन्नाटा और एक ठंडी हवा जो अभी भी हड्डियों तक उतर रही थी। करण किसी तरह गिरते पड़ते मुख्य सड़क तक पहुंचा। वो बच तो गया, लेकिन अब कभी सो नहीं पाता। जब भी वो आंखें बंद करता है, उसे अंधेरे में वही आवाजें सुनाई देती हैं।